Welcome back, old book. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने ओल्ड बुक कैट चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन पे जाकर उसको कंप्लीट वॉच कर लें, क्योंकि उसमें बिल्कुल आपको सटीक तरीके से एक कंप्लीट रिवीजन कराया गया है हिंदी पेडागोजी का, जो कि 15 नंबर की आती है। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है वीडियो का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाषा कौशल का। भाषा कौशल हमारे कौन कौन से होते हैं। जैसा कि हमने इंग्लिश पेडागोजी में पढ़ा था कि लैंग्वेज स्किल, इसे हम क्या बोलते हैं, स्किल बोलते हैं। ठीक है, आपकी जो भाषा की स्किल है लैंग्वेज स्किल बोलते हैं। और इसमें हमारी 4 प्रकार की होती हैं, जिसमें आपको बाइलिंगुअल लेके चल रहा हूँ मैं इसमें। जैसे कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो हम याद वहाँ पर किससे रखते थे, LSRW, यानी लिसनिंग और स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो यहाँ पर सुनना जो है, इसका कह सकते हैं आपका जो एस्पेक्ट है, लैंग्वेज का एस्पेक्ट है, वो है आपका श्रवण कौशल। यानी सुनना किससे रिलेटेड है, आपके श्रवण कौशल से रिलेटेड है। और ये आपकी क्या है, एक ऑरल, OURAL, ऑरल स्किल है। ठीक है, हम बोलते हैं दो होते हैं, एक ओरल होता है, एक ऑरल होता है। तो ऑरल जो है वो आपका श्रवण से रिलेटेड है, यानी श्रवण जो कौशल है उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका आता है बोलना। तो बोलने में क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति होती है। हम जब स्पीक करते हैं तो हमारी क्या होती है, मौखिक अभिव्यक्ति होती है। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट है आपका पढ़ना। पढ़ना जो है, इसमें वाचन कौशल, आप कंफ्यूज ना हो वाचन से। वाचन यानी पढ़ना। ठीक है, तो पढ़ना जो है इसका आप कौशल कौन सा आ जाएगा, वाचन कौशल। और लिखना जो है आपका लिखित अभिव्यक्ति होती है। कैसी होती है, लिखित अभिव्यक्ति। अब यहाँ पर दो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि दो में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है अभिव्यक्ति। ठीक है, क्या मिल रहा है देखने को, अभिव्यक्ति। ठीक, और दो में कौशल। तो यहाँ से हम कुछ ट्रिक लगाते हुए चलेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि अभी हमने जो इससे ऊपर बात करी थी, यहाँ पर जैसे कि अभिव्यक्ति, यहाँ पर मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति हो रही थी। हमारे पास 4 श्रवण कौशल हैं, 4 जो है भाषाई कौशल हैं। एक सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इंग्लिश में हम याद कर सकते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग, राइटिंग। ठीक है, तो ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई है आपको। और जो हमारे पास बोलना और जो लिखना है, वो जो है आपके कौन से कौशल हैं, वो है उत्पादनात्मक कौशल हैं या प्रोडक्टिव प्रोडक्ट या स्किल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो सुनना और पढ़ना है, इसमें आपके हैं गहम्यात्मक, यानी इसमें आप रिसीव कर रहे हैं, ये रिसेप्टिव हैं। तो क्लियर हुआ। नेक्स्ट पे देखिए, अब डिटेल में देखते हैं इधर की हम। आपका यहाँ पर है गहम्यात्मक कौशल। ठीक है, इसमें कौन कौन से कौशल आएंगे, मैंने यहाँ पर अभी बताया था आपको। एक तो आएगा पढ़ना। ठीक है, पढ़ना क्लियर। और इसमें आएगा दूसरा सुनना। देखिए पढ़ रहे होंगे तब भी आप कुछ ना कुछ रिसीव कर रहे होंगे, और जो आप सुन रहे हैं, किसी भी चीज़ को स्टोरी देख रहे हैं या टीवी आप देखते हैं, तो उसमें भी क्या करते हैं, आप रिसीव कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। तो ये कौन सा कौशल कहलाएगा, आपका गहम्यात्मक कौशल। क्लियर है। और इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, आपका जो गहम्यात्मक कौशल है, ये कैसा होता है, निष्क्रिय होता है, निष्क्रिय कौशल होता है। कैसा होता है, निष्क्रिय कौशल होता है। अब निष्क्रिय क्या है, देखिए आप जब पढ़ रहे हैं या फिर आप सुन रहे हैं, तो इसमें आप किसी प्रकार से क्या है, एक्टिव नहीं है, यानी हम कह सकते हैं कि आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें नहीं होता है। तो इसलिए क्या है, एक्टिव स्किल कहलाती है, एक्टिव आपका। ठीक है, इसमें आप एक्टिव नहीं है, सॉरी एक्टिव नहीं, इनएक्टिव हो जाएगा यहाँ पर, इनएक्टिव। क्लियर है। तो हमारा पहला जो कौशल था गहम्यात्मक कौशल, उसमें आपके दो आते हैं, एक पढ़ना, एक सुनना, जिसमें हम दोनों क्या कर रहे हैं, इन आपको इनएक्टिव फॉर्म में, वहाँ पर जो व्यक्ति है, जो पर्सन है या दो स्टूडेंट है, वो क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, केवल सुनना है, यानी ग्रहण कर रहा है चीज़ों को। क्लियर हुआ आपको। मैं यहाँ पर अगर बोलूँ तो गहम्यात्मक, या कह सकते हैं उसे ग्रहण। क्लियर। अब देखिए दूसरा जो है आपका अभिव्यक्त्यात्मक कौशल, इसकी बात कर लेते हैं हम। इसमें क्या है, इसमें दो चीज़ें आएंगी, एक तो आपका आएगा बोलना। ठीक है, आपका एक तो आ गया बोलना, दूसरा आपका बचा लास्ट लिखना। लिखना। तो बोलना और लिखना जो है, ये कैसे कौशल हो गए, देखिए इसमें आप प्रॉपरली क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। ठीक है, इसमें आप क्या होते हैं, सक्रिय, यानी हम इसे क्या बोलते हैं, सक्रिय कौशल बोलते हैं।
सक्रिय कौशल बोलते हैं, और इसे हम क्या बोल सकते हैं, एक्टिव। ठीक है, एक्टिव कौशल। तो बात क्लियर हो गई कि हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि गृह्णात्मक कौशल कौन सा है, तो आपको नाम दे देगा इसमें चारों में से और आपको पूछ लेगा। या कोई अदर कोई और सा भी दिया जा सकता है, इसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं कि वही दें। तो इससे आपको ये पता लग जाएगा। जो पहला नंबर कौशल है सुनना, इसकी हम बात करने जा रहे हैं, वो भी श्रवण कौशल जो है इसके अंदर ये किस प्रकार से होता है इसको हम देखेंगे। देखिए, श्रवण कौशल जो है सुनना, सोपान का मतलब होता है यहाँ पर स्टेप से। ठीक है, स्टेप से, सोपान का मतलब क्या है, स्टेप। क्लियर है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो श्रवण कौशल होगा, होगा कैसे, देखिए ध्वनि का कानों तक पढ़ना। कोई भी ध्वनि है, कोई भी साउंड है, आपके जो है साउंड साउंड है वो क्या है, कानों तक पहुँचेगी। ठीक, कानों तक पहुँचने के बाद उसका अर्थ ग्रहण होगा, उसके बाद प्रयोग। अब सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो यहाँ पर इस प्रकार से समझ सकते हैं, टेट का एग्ज़ाम मतलब सी टेट का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपकी मदर या आपके फादर आपको बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी अच्छी बातें कि पढ़ ले, पढ़ नहीं रहा है, नालायक, ये वगैरह वगैरह। तो आपको जब उन्होंने इस प्रकार के शब्द बोले तो आपको कानों तक ध्वनि पहुंची, और जब ध्वनि का आपको अर्थ समझ में आया तो बहुत अच्छा अर्थ लगा कि अरे ये तो हमारे लिए कितनी अच्छी बात बोली जा रही है। लाइक आपको क्या पढ़ रहा है वहाँ पर, डांट पड़ रही है आपके पेरेंट्स के द्वारा। ठीक है, तो अर्थ समझ में आने के बाद फिर आपने प्रयोग किया, फिर आपने दिमाग का प्रयोग किया। किस प्रकार से, जाके चुपचाप से आपने वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया ओल्ड बुक अकेड के द्वारा। आपने इसको पूरा क्या कर लिया, कंठस्थ करने के लिए देखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आया कि श्रवण कौशल क्या है, आपका ध्वनि का कान तक पढ़ना, फिर अर्थ ग्रहण करेंगे, उसके बाद प्रयोग करेंगे। क्लियर है, बात क्लियर होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। ठीक है, श्रवण कौशल को विकसित करने की विधियाँ कौन सी है, जो हमारे श्रवण कौशल है उसको विकसित करने की विधियाँ कब, ये तो 100% आता ही आता है और यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। देखिए, सबसे पहला आता है स्वस्वर। ठीक है, इसे हम बोलते हैं लाउड रीडिंग। लाउड रीडिंग, ठीक है। तो स्वस्वर मतलब लाउड रीडिंग जब करते हैं, छोटे क्लास में बहुत कराई जाती हैं। टेबल को बार बार जब बुलाया जाता है तो खूब सारे बच्चे एक साथ अपने लय ताल में खूब जोर जोर से बोलते हैं। उसके बाद अब श्रवण कौशल जो है सुनना, यानी जिसको बात कर रहे हैं हम, क्या सुनना, तो वो कैसे विकसित होगा, या तो खूब जोर जोर से जब बोलेंगे तो आप जब पढ़ के बोलते हैं तो समझते भी हैं और कानों तक वो आपकी साउंड भी जाती है। दूसरी बात, प्रश्न उत्तर यानी क्वेश्चन आंसरिंग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात क्वेश्चन जब तक समझ में नहीं आएगा, अच्छे से नहीं सुनेगा, तो उसका आंसर कैसे मिलेगा। तो इसलिए क्वेश्चन आंसरिंग भी एक अपने आप में अच्छी विधि है। नेक्स्ट आपका आता है कहानी, कहना या सुनना। देखो, अगर कहानी कह रहा है तब भी उसको अपने आप से सुनेगा, यानी जो कह रहा है वो सुनेगा भी और प्लस कह भी रहा है। तो इससे एक साथ दो काम पूरे हो जाते हैं, मतलब सुनने का भी और इससे आपको बोलने का भी, दो चीजें क्लियर होती हैं यहाँ से आपके। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है श्रुतलेख। श्रुतलेख क्या होता है आपका, श्रुतलेख जो होता है इसका मेन फंक्शन क्या है आपका, लिखना। इसका मेन फंक्शन जो होता है लिखना। ठीक है, श्रुतलेख का। दूसरी बात आता है भाषण। भाषण में आप जैसे कि क्लास में या अपने स्कूल में बहुत सारे देखे होंगे कि, और नेताओं के और जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं वो भाषण देते हैं। खासकर अगर आप प्राइम मिनिस्टर का भाषण देखते हैं तो काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। तो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, दोनों चीज़ें, आप भाषण जब दे रहे हैं तो आप सुन रहे हैं, अपने आप को क्या कर रहे हैं वहाँ से। ये सारी चीज़ें जो विधियाँ हैं कुल मिला के अगर मैं बात करूँ तो ये क्या डेवलप कर रही हैं, आपका श्रवण कौशल को डेवलप कर रही हैं। क्लियर है, वाद विवाद प्रतियोगिता भी कर सकते हैं क्लास में, बहुत अच्छा एक टॉपिक किसी को भी लेके आप बच्चों में वाद विवाद करा सकते हैं, जिससे उनमें क्या होगा, बोलने सुनने की समझ विकसित होती है, यानी कौशल विकसित होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम आपका दूसरा अब आ गया है हमारा कौन सा, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। ठीक है, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, और ये किससे रिलेटेड है, मौखिक अभिव्यक्ति किससे रिलेटेड है, आपके बोलने से। ठीक है, बोलने से रिलेटेड है। तो ये दूसरा नंबर है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, यानी बोलना, मैंने यहाँ लिख रखा है ऑलरेडी। तो ओरल एक्सप्रेशन, इसमें क्या होता है, ओरली एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को या अपने इमोशंस को या अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। आप बताते हैं किसी को भी कोई चीज़ आपको, जैसे अभी हम बात कर रहे थे वाद विवाद में, तो क्या कर रहे हैं, ओरली आप बोलेंगे ना, तो वहाँ पर जो आप बोल रहे हैं वो सुन तो रहे हैं दूसरे भी, प्लस
उसमें दो चीज़ें आपकी डेवलप होती हैं, एक तो सुनना और फिर आप बोलना, दोनों चीज़ें होती हैं। तो अब यहाँ पर हम आगे देख रहे हैं कि इसकी विधियाँ कौन कौन सी हैं। विधियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली आ गई स्वस्वर, यानी जो भी मैंने बताया था स्वस्वर वाचन है, ठीक है। इसमें उतार चढ़ाव ये सारी चीज़ें जो होता है, एक इंटोनेशंस का ध्यान रखा जाता है। किसका? इंटोनेशन का ध्यान रखा जाता है, यानी एक उतार चढ़ाव, कहाँ पर हमें ठहराव लेना है, कहाँ पर हमें अप एंड डाउन बोलना है। यानी जैसे बोलते हुए जब हम कोई डायलॉग बोलते हैं तो हम कहीं हमारी साउंड हल्की हो जाती है और कहीं तेज़ हो जाती है। इस प्रकार से ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। कविता पाठ कराएंगे आप उसे, बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद चित्र, आपने कोई स्टोरी दे दी है, जैसे छोटे बच्चे होते थे, आपने लोमड़ी और उसकी खरगोश की, या फिर आपने कछुए खरगोश की स्टोरी दे दी, उसके 4 पार्ट में स्टोरी डिवाइड कर दिया। अब आपने उससे फ्लैश कार्ड दिखाया और फ्लैश कार्ड दिखाने के बाद उससे बोला कि आप इस स्टोरी को बताएं। पहले आपने बताया, फिर उनसे पूछा, तो वो क्या कर रहे हैं, चित्र के माध्यम से स्टोरी बता रहे हैं, ठीक है। संवाद, संवाद आप क्या करें, डिस्कशंस कर रहे हैं, ठीक है, डिस्कशंस कर रहे हैं। और उसके बाद वाद विवाद ऑलरेडी वही हो गया जो मैंने बताया था, भाषण ऑलरेडी। एंड नाटक मंचन बहुत अपने आप में एक अच्छा है। जब बच्चा नाटक करता है तो उसमें ऑल ओवर कंप्लीट आपकी सारी स्किल्स आ जाती हैं, बोलना, आपका समझना, ठीक है, आपको कहाँ पर उतार चढ़ाव दिखाना, इवन हर चीज़ उसमें डेवलप होती है, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो विधियाँ हैं किसकी हैं, आपकी किसकी विधियाँ हैं, ये आपकी मौखिक अभिव्यक्ति है, ठीक है, मौखिक अभिव्यक्ति की विधियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आपका जो थर्ड है वाचन, वाचन यानी पढ़ना, वाचन करना, पढ़ना, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज ना हो वाचन से, इसको जरूर ध्यान रखें। वाचन कौशल जो है पठन, यानी पठन कौशल या वाचन कौशल, ठीक है। इसको किस प्रकार से करेंगे, प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण, उसके बाद अर्थ ग्रहण करेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। यानी प्रत्यक्षीकरण क्या है, प्रत्यक्ष अपने आप जाकर उसको ज्ञान को अर्जित करेंगे, वहां जाके देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, उसके बाद फिर उसका अर्थ ग्रहण कर रहे हैं यहाँ पर, और फिर लास्ट में आप उसका प्रयोग करेंगे। अब इसके भी प्रकार होते हैं वाचन के, यानी आपके वाचन के भी प्रकार हैं। अब कौन कौन से प्रकार हैं यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये पठन, ठीक है, पठन, ये आप ना भूलें, वाचन से मतलब क्या है। देखिए इसमें 2 प्रकार होते हैं, एक स्वस्वर वाचन, एक मौन वाचन। 2 प्रकार के वाचन है। स्वस्वर वाचन जो होता है, कहाँ कितना जोर देना है, मतलब वही मैंने अभी बताया ना कि इंटोनेशन, यानी आप यति गति, आप उतार चढ़ाव, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, मौन वाचन आपको पता है कि साइलेंट रीडिंग होती है, ठीक है, साइलेंट रीडिंग होती है इसमें, साइलेंट रीडिंग होती है, और इसमें एकाग्रता बहुत अच्छी होती है। जब आप साइलेंट रीडिंग करते हैं, एकाग्रता, एकाग्रता बहुत अच्छी बनती है जब मौन रीडिंग करते हैं आप, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब हम देखें कि स्वस्वर में जो आपका स्वस्वर है उसमें भी कुछ इसके और पॉइंट्स हैं इसके अंदर, और मौन वाचन के अंदर भी कुछ और पॉइंट्स हैं। तो देखिए स्वस्वर वाचन जो है, स्वस्वर वाचन जो है, अब देखिए स्वस्वर वाचन में क्या होता है, एक तो आपका हो गया व्यक्तिगत वाचन, एक हो गया सामूहिक वाचन। तो व्यक्तिगत वाचन जो है वो आपका क्या होता है कि आदर्श वाचन होता है और शिक्षक करेगा, ठीक है, और बच्चे क्या करते हैं, अनुकरण करके सीखेंगे। अब व्यक्तिगत जो वाचन होता है वो आदर्श वाचन, ठीक है, आदर्श वाचन होता है। ये किसके द्वारा, कि आदर्श वाचन ज़्यादातर टीचर के द्वारा किया जाता है, ठीक है, टीचर के द्वारा किया जाता है। और शिक्षक और जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं, इमिटेट या अनुकरण बोलते हैं, अनुकरण करते हैं, क्लियर है। अब सामूहिक वाचन में क्या होता है, कम से कम ग्रुप होगा, कोई भी ग्रुप कह सकते हैं, ग्रुप यानी 2 या 2 से अधिक, यानी 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं, और ये ज़्यादातर छोटी कक्षाओं में होता है, छोटी कक्षाओं में होता है, क्लियर है, छोटी कक्षाओं में होता है ज़्यादातर। तो हमने अभी स्वर जो है स्वस्वर वाचन है उसको हमने पॉइंट देखे ए और बी। अब आगे देखते हैं हम मौन वाचन, ठीक है। मौन वाचन में क्या है, अब मौन वाचन के भी 2 पॉइंट है, एक तो गहन अध्ययन और द्रुत अध्ययन, द्रुत वाचन, सॉरी। गहन अध्ययन में क्या कर रहे हैं आप, वहां पर डीप क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, डीप स्टडी चल रही है, यानी सूक्ष्म, हम क्या कह सकते हैं इसको, और भी वर्ड है सूक्ष्म, ठीक, या फिर हम कह सकते हैं गहनता, सूक्ष्म या गहन अध्ययन कर रहे हैं आप, ठीक है, डीप, जो मैंने अभी लिखा है डीप स्टडी। द्रुत वाचन क्या होता है, द्रुत वाचन जो है आपकी स्पीड, इसमें आप स्पीड
स्पीडली आप क्या कहते हैं, किसी चीज़ को पढ़ते हैं, लाइक अगर हमें बात करूँ नोवेल की, ठीक है, नोवेल आप कोई भी, इसमें क्या आप अपने खुशी के लिए या अपने प्लेजर के लिए पढ़ते हैं, ठीक है, ये प्लेजर के लिए करा जाता है द्रुत वाचन। क्लियर है। तो मौन वाचन भी कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का, एक तो गहन अध्ययन करते हैं इसमें, और एक आपका द्रुत वाचन, यानी दो प्रकार का। ठीक, बात क्लियर है इतनी। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। अब आता है वाचन। अभी वाचन की ही बात चल रही है, ये बात ध्यान रखें, वाचन की बात चल रही है। इसमें वाचन की विधियां जो हैं, शिक्षण की विधियां हैं, ये कौन कौन सी हैं हमारे पास। एक तो वर्ण, ठीक है, वर्ण में आपका कौन सा, जैसे आ हो गया, का हो गया, खा हो गया, ये सब वर्ण विधि, यानी आ का खा, ये सारे जो हैं वर्ण, ठीक है, ये वर्ण विधि हो गई आपकी। अब शब्द विधि क्या है, शब्द विधि में कोई भी शब्द हो सकता है, लाइक राम, श्याम आदि, ठीक है, ये सारी चीज। वाक्य में कोई भी वाक्य हो सकता है एक, और कविता यानी कविता में कोई एक कविता हो सकती है। क्लियर है इतनी बात। तो ये विधियां हैं किसकी, वाचन शिक्षण विधियां। वाचन शिक्षण विधियां जो हैं आपकी पढ़ाने, यानी पढ़ाने की जो विधियां हैं, यानी पठन की जो विधियां हैं, वो कौन कौन सी, एक तो वर्ण विधि हो गई, एक शब्द विधि हो गई, वाक्य विधि हो गई, और एक कविता विधि हो गई। ठीक है, नेक्स्ट। अब लास्ट हमारा रहता है आपका लिखित अभिव्यक्ति कौशल। इसमें आपके कितने हैं, एक तो आपका सुलेख, सुलेख का मतलब होता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्किप ना करें। सुलेख जो है, सुलेख दैट मीन की सुंदर लेख। सुलेख, छोटे बच्चों को देखा होगा आप, सुलेख कराते थे, एक आती थी नोट बुक आती थी जिसमें सुलेख करते थे बच्चे, प्रिंटेड होते थे, उसमें लिखते थे। ठीक, सुलेख हो गया पहली बात। फिर आता है अनुलेख। अनुलेख क्या है, जिसमें इमिटेट करके लिखते हैं। जैसे मान ली डॉट डॉट करके आ बना हुआ है, और फिर उस पर बच्चा क्या करेगा, अपने पेन से उसको कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर क्या करता है वो, इमिटेट, इमिटेट करके राइट करता है। यानी इसको हम कह सकते हैं कि ये आपकी पैटर्न बुक होती है, लाइक, ठीक है, पैटर्न, पैटर्न बुक के लिए पैटर्न बुक होती है। न्यू आपका जो लास्ट है, ये श्रुत लेख जो है, इसे तो आप मान लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है। श्रुत, देखिए श्रुत जो है, इसको अगर मैं तोड़ दूं यहाँ से, तो श्रुत का मतलब होता है आपका सुनना, सुनना, और जो लेख हो गया यानी आपका लाइक इमला, उर्दू में बोलते हैं इमला, ठीक है, इमला, और इंग्लिश में बोलेंगे डिक्टेशन। ओके, डिक्टेशन। क्लियर है। तो अब श्रुत लेख जो है, उससे क्या होता है, वर्तनी जो है आपकी वो ठीक होती है। यानी वर्तनी अब क्या होती है, ये आपको हिंदी में है, बहुत ही ये बात ध्यान रखनी है, उसे बोलते हैं स्पेलिंग। स्पेलिंग जो एरर करते हैं आप, स्पेलिंग जो एरर होंगे वो कम होती है, यानी वर्तनी आपकी इससे क्या होती है, सुधरती। जब आप इमला लिखते हैं तो क्या होगा, आपकी जो गलतियां होती हैं वो आपकी ठीक होती हैं, गलतियां आपकी ठीक होती हैं। तो बात क्लियर हुई आपको कि ये हमारे जो लिखित अभिव्यक्ति थी ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं। अब भाषाई विकार हमारे क्या क्या हैं, ये एक बार देख लेते हैं हम कि भाषाई विकार, इससे तो क्वेश्चन 100% मिलता ही मिलता है। तो सबसे पहला नंबर यहाँ पर आता है अफेजिया। ठीक है, क्या है, अफेजिया है। अफेजिया, इसमें क्या है, अफेजिया एक सुनने संबंधी एक भाषा अधिगम विकार है। क्या है, सुनने संबंधी, मैंने लिखा है यहाँ पर सुनने संबंधी और आपकी अधिगम विकार है। क्लियर है। यानी कंप्रीहेंड करके समझने में उसे क्या दिक्कत होती है, सुनकर समझने में दिक्कत होती है। मान लो कोई चीज़ बोला जा रहा है तो वो सुनकर समझ नहीं पाता है, ठीक है, तो अफेजिया में ये दिक्कत होती है। नेक्स्ट आपके पास है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में क्या है, डिसलेक्सिया में मेन जो है, मेनली अगर बात करूं तो ये पढ़ने से रिलेटेड है। ठीक है, मेनली बात करूं तो ये आपका क्या है, रीडिंग, रीडिंग यानी पढ़ने से रिलेटेड है। अगर यहाँ पॉइंट को देखते हैं तो भाषा संबंधी अधिगम विकलांगता है, हमें पता है कि भाषा संबंधी अधिगम विकलांगता है। नेक्स्ट है मुख्य रूप से वाणी या लिखित भाषा के पढ़ने में कठिनाई का एक रूप होता है। क्लियर है। यानी अगर मैं बात करूं यहाँ पर 100 लिखा है, ठीक है, 100, तो वो इसे क्या पढ़ सकता है, बाज, बाज,
तारे ज़मीं पे जो मूवी थी उसमें इसका एक एग्जाम्पल था कि उसको मतलब जो लिखी हुई चीज़ें होती थी अस्त व्यस्त दिखती थी, समझ में नहीं आता था, इस कारण से उसकी पिटाई भी बहुत होती थी और वो काफ़ी डांट पड़ती थी। तो उसे कुछ इस प्रकार के उल्टे पुल्टे अक्षर हो जाते थे उसके सामने, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा सौ, तो वहाँ पर बाज हो गया, यानी एस इधर आ गया और डब्लू उधर पहुँच गया। तो इस प्रकार से इसके सामने ये प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। आपका थर्ड है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में क्या होता है कि इस प्रकार की विकलांगता से संबंधित बालकों को मुख्यतः अक्षरों को पहचानने और विशेष रूप से उनको लिखने में अक्षमता होती है। यानी अगर मैं सिंपल बात करूं तो अक्षरों को पहचानने में यानी रिकॉग्नाइज करने में उसको प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी बात लिखने में अक्षमता है, यानी लिख भी नहीं पा रहा है। डिस्ग्राफिया, देखिए डिस्ग्राफिया यानी ग्राफ से मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ पर लिखने की बात हो रही है, ठीक है, लिखने की बात हो रही है। बहुत मोटी सी बात है, आप समझ सकते हैं। डिस्ग्राफिया यानी ग्राफ से रिलेटेड आप क्या है, लिखना। ठीक, क्लियर है। अब यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसे आप ध्यान से देख लें। देखिए अधिगम क्षमता जो हमारे पास थी, हमने अभी देखा कि 4 प्रकार की, मतलब हमने 3 प्रकार की पढ़ी है। तो हमने अभी बात कर रहे हैं कि पढ़ने से, ठीक है, पढ़ने से रिलेटेड जो है। तो इसमें देखिए जो इसको बोलते हैं, एक तो हम बोलते हैं आपको एलेक्सिया, और इसे हम क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया। यानी ये दोनों चीज़ें एक ही से रिलेटेड हैं, आप इसमें कंफ्यूज ना हो। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। इंग्लिश में भी लिख देते हैं यहाँ पर एलेक्सिया और डिसलेक्सिया। तो पढ़ने से जो रिलेटेड है आपकी, एक एलेक्सिया अगर वर्ड आ जाए या डिसलेक्सिया वर्ड आ जाए, दोनों आप ओके लगा सकते हैं, ये आपको क्लियर हो जाएगी बात। दूसरी बात आती है मौखिक रूप से जो अक्षमता है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मौखिक रूप से जो सीखने में अक्षमता है, तो इसमें दो आते हैं। एक आपका अफेजिया, ठीक है, अफेजिया, और एक आता है आपका डिस्फेजिया, ठीक है, डिस्फेजिया। क्लियर है। तो मौखिक रूप से जो सीखने में एक अक्षमता है उसे क्या बोलेंगे हम, या तो बोलेंगे अफेजिया या फिर हम डिस्फेजिया। इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट आपका है लिखने, ठीक है। लिखने से रिलेटेड जो है आपकी कौन कौन सी है, एक तो आग्रेफिया, ठीक है, इसको हम नॉर्मली क्या क्या नाम से जान सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। आग्रेफिया। दूसरा नाम है अप्रेक्सिया, ठीक है। उसके बाद डिस्ग्राफिया जो बहुत चलन में है, सीटेट ग्राफिया, और इसके बाद आपका है डिस्प्रेक्सिया। अब ये सारे नाम बताने का जो मीन्स है वो ये है कि आपको अवेयर होना चाहिए कि कोई सा भी नाम अगर आ जाता है बाई चांस, मान लो डिस्ग्राफिया ना दे, इस बार कुछ और नाम दे दे, लिखने वाली समस्या को बात करे और ये नाम दे दे, तो फिर वहाँ पर कन्फ्यूज ना होना, इसलिए ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट आपका है, उसके बाद आपका है गणित से संबंधित जो समस्याएं होती हैं वो, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी हैं, एक तो वर्बल डिस्कैलकुलिया। उसके बाद आपका नेक्स्ट आपका आता है ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया, और फिर आपका आता है नेक्स्ट लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया। तो आपको जो बताए गए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये आप ज़रूर इसको एक बार देखें और ये पूरी वीडियो आप वॉच करें अच्छे से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग my channel and please like, subscribe and share.